रोटेशनल कोलिजन बेस्ड प्रॉब्लम में जब कंबाइंड मोशन इन्वॉल्व होता है तो प्रॉब्लम यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रोटेशनल कोलिजन बेस्ड है और जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दो पार्टिकल मास है, दोनों का ही मास m है और ये एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है जिसका लेंथ l क्वेश्चन में मेंशन है। ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ है। अब एक तीसरा पार्टिकल मास है जिसका भी मास m है और ये v0 वेलोसिटी से b की तरफ मूव करता है, राइट। मतलब कुछ ऐसा सेटअप है, यहाँ पर आपका पार्टिकल c है, ये इस वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है और इसको स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, कहीं भी फ्रिक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है और ये एंटायर मोशन जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, राइट। तो अब ये उससे कोलाइड करता है और कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, ठीक है ना। जो पहला ऑप्शन है वो है कि एंगुलर स्पीड जो होगा रॉड का जस्ट आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा। दूसरे ऑप्शन में है कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा वो कितना होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बताना है प्रोवाइडेड बाय रॉड ऑन पार्टिकल बी ड्यूरिंग कोलिजन वो कितना होगा, ठीक है। तो ये मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा सही इसमें हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद, राइट, जो मोशन होगा रॉड का वो सिर्फ लीनियर नहीं होगा, कंबाइंड होगा। हालांकि हमें जो यहाँ पे बताना है जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद बताना है क्या होगा, बट अब इसको हम अप्रोच कैसे करें। और कोलिजन इलास्टिक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। तो सबसे पहले इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है इसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोलिजन के पहले, जस्ट पहले क्या हो रहा है और कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, राइट। तो हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, कोलिजन से पहले क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा होगा सिचुएशन। वो हालांकि पहले से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि जैसे ये जो मास है m, ये v0 से इससे जा रहा है, यहाँ पर अगेन ये दूसरा मास है, राइट, और ये मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जस्ट ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन, ऑफ कोर्स ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा, है ना, ये बिल्कुल बीचों बीच होगा, राइट। पूरा लेंथ l दिया हुआ था, ऑफ कोर्स ये l/2 डिस्टेंस पे होगा किसी भी एक एंड से, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है, बिफोर कोलिजन का, राइट। जस्ट बिफोर की हम बात करें, जस्ट आफ्टर का सिनेरियो क्या होगा, कोलिजन इलास्टिक है। तो लेट्स से जब इससे कोलाइड करेगा तो मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है v0 वो कुछ चेंज होके v हो जाता है, राइट। तो सिनेरियो क्या बनेगा, लेट्स से वो उसी डायरेक्शन में जिधर इसका इनिशियल डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है, ये हो सकता है सही हो या ये गलत भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन से। तो ये c है, ये मेरा b है और ये a है, राइट। तो लेट्स से इसका वेलोसिटी v हो जाता है। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, अब ये जो चीज है ये डिबेटेबल है, राइट। अब ए और बी जो मेरे पास मासेस हैं उनका वेलोसिटी हम लोग कैसे सोचेंगे। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोलिजन के बाद क्या हो रहा होगा। इस डायरेक्शन में इसके पास कुछ इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, राइट। तो जब ये से कोलाइड करेगा ऑफ कोर्स कुछ इंपल्सिव फोर्स काम करेगा ड्यूरिंग कोलिजन। बट अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, राइट, तो पूरे सिस्टम के लिए मतलब a प्लस बी प्लस सी सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। जो भी कोलिजन की वजह से जो भी इंपल्स अराइज हो रहा होगा, चाहे वो बी और सी के बीच में हो या बी और ए के बीच में हो, पूरे सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स होगा, राइट। और क्योंकि कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, करेक्ट। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा। अच्छा, वो जो वेलोसिटी होगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा इसके सेंटर ऑफ मास को। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो हम जो लिखेंगे वेलोसिटी ये होगा एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी, ये एम जो हमने लिखा है ये सी के लिए लिखा है, राइट, और प्लस टू एम हो गया जो इस दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम होगा इसका सेंटर ऑफ मास, उसका वेलोसिटी हो गया, राइट। या आप इसको सिंप्लीफाइड करके वी नॉट वी प्लस ट्वाइस ऑफ वी सी एम कह सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
बट इसके अलावा यहाँ जो इम्पल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, राइट, लेट्स से हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इस पे कुछ इम्पल्सिव फोर्स इधर कुछ काम कर रहा होगा, आई, है ना। ऑफ कोर्स अगर इस पे आई काम कर रहा होगा तो इस पे क्या होगा, आई इस तरफ काम कर रहा होगा, करेक्ट। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो इम्पल्स, क्योंकि ये एक लाइट रॉड है तो ये इस पे भी इम्पल्स लगाएगा, ये ध्यान रखना, बैक ऑफ द माइंड में ये ध्यान रखना है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये समझना इसको रोटेशन कहाँ से मिलेगा। तो ये जो रोटेशन मिलेगा इसी इम्पल्स की वजह से इस रॉड को रोटेशन मिलेगा, राइट। तो क्या होगा, ये कैसे घूमेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पास कंबाइंड मोशन होगा, मतलब कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास जो होगा इधर ट्रांसलेट करेगा, एट द सेम टाइम इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक रोटेशन और एंगुलर स्पीड भी होगा हमारे पास, ठीक है। अब अगेन अगर हम पूरे सिस्टम के लिए लिखें तो यहाँ भी जो भी मेरा जो इम्पल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो उन सब का जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं इसका, और सेंटर ऑफ मास को लिख के अबाउट लिखने का एक फायदा भी होगा, कंजर्वेशन एंगल में लगाएं हम तो, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को इकट्ठा ले रहे हैं तो ऑफकोर्स जो भी जैसे भी फोर्स काम कर रहा होगा वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, जो इम्पल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसका टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। बट हम जो सेंटर ऑफ मास का के अबाउट पिक करते हैं उसका फायदा क्या होता है, आपको पता है, जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो एल का दो कंपोनेंट होता है, एलसीएम प्लस एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम होता है, करेक्ट। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे ग्राउंड पे, मतलब ठीक इसके नीचे ग्राउंड पे ही आप कोई पॉइंट पिक करते हो तो उससे फायदा ये होता है कि अब जब ये सेंटर ऑफ मास जो मूव करेगा वो इधर मूव करेगा, राइट। तो यहाँ से जब ठीक इसके नीचे का पॉइंट पिक करोगे ग्राउंड पे, आरसीएम वी क्रॉस वीसीएम ये हमेशा जीरो होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेनिफिट होता है, ये मैंने पास्ट में प्रीवियस में वीडियो जो बनाया है कोलिजन पे बेस्ड, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अब फायदा क्या होगा, तो वहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, है ना। इसके अबाउट अ पॉइंट जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, जो आप कह सकते हो टू पार्टिकल सिस्टम ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसके अबाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी नॉट, राइट। अच्छा ये L/2 है, ये 45 दिया हुआ मेंशन, ये क्वेश्चन में है, राइट, ये 45 ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो L/2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोलिजन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ भी ये 45 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे तो L/2 साइन 45 डिग्री। सो L/2 साइन 45 डिग्री, है ना। कोलिजन के बाद हमने माना है कि इसका वेलोसिटी v हो जाता है, सो mv L/2 साइन 45 डिग्री प्लस क्या होगा, आईसीएम ओमेगा आएगा, ये वाला जो पार्ट होता है आईसीएम ओमेगा वाला जो पार्ट होगा इसका आ जाएगा। अब इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इसके लिए, और यहाँ भी m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारा वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो एम वी नॉट L/2√2, है ना, एम वी L/2√2, और यहाँ पे आप करोगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एम एल सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट बाई 2√2 प्लस वी बाई 2√2 प्लस एल ओमेगा बाई 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, राइट। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, सारे इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है हमारे पास वी नॉट जो है ये वी प्लस ट्वाइस वी सी एम हो गया, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास है ये है वी नॉट बाई 2√2 इज इक्वल टू वी बाई 2√2 प्लस एल ओमेगा बाई 2। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास v है, VCM है, ओमेगा, ये सारा वेरिएबल है। इक्वेशन हमारे पास दो ही है। अब जो तीसरा इक्वेशन है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो क्या है कि कोलिजन इलास्टिक है तो आप एनर्जी कंजर्व करा दो पूरे सिस्टम के लिए, या फिर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को भी ले सकते हो। तो हम लोग कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन को पिक करते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको इम्पल्स की हेल्प से ही बताते हैं। तो इम्पल्स का जो मेथड है कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। अगर आप डेफिनेशन चलो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का, तो क्या होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो एक ही बात है, चाहे आप इम्पल्स को यूज करो या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करो, ठीक है। तो अब जो तीसरा इक्वेशन होगा उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर आप देखो बी और सी के बीच में जो होगा उसके बीच हमें लिखना है, राइट। तो जो कॉमन नॉर्मल होगा जब कोलिजन होगा दोनों के बीच का, तो वो इस डायरेक्शन में होगा कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना।
तो अब देखना ठीक से, तो इस पॉइंट का अगर देखो बी के पास जो वेलोसिटी होगा, दो वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा? बी पे आप देखो तो बी के पास दो वेलोसिटी होगा। एक तो हुआ वीसीएम की वजह से इधर, और एट द सेम टाइम अब देखो ये रोटेट भी हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो इसके पास भी है, और रोटेशन की वजह से इस तरफ हुआ, इस लाइन के नॉर्मल होगा, तो ओमेगा इंटू एल बाई टू इस डायरेक्शन में होगा, विच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अगेन। ठीक है ना? तो हमें जो लिखना है कोलिजन के बाद, जो लिखना है ऑफकोर्स हमें जो लिखना है कॉमन नॉर्मल, मतलब इस डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है ना? तो बस ये ध्यान रखना है। तो सी और बी के लिए जो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इस डायरेक्शन में लिखना है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जैसे माइनस ही पहले लगा दिया, तो V2 नॉर्मल माइनस V1 नॉर्मल, जो डेफिनेशन होता है U2 नॉर्मल माइनस U1 नॉर्मल। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। V2n जो है वो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसके नीचे U2n आ गया, और V1n 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, U1n आ गया। तो अब जैसे लेट से मैं 2 इसको बोल दूं और 1 इसको बोल देता हूँ, राइट? तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा? VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू कॉस 45। यहाँ पे भी गलती करते हैं, ये -1 हो जाएगा और ये होगा VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है? और V1 नॉर्मल जो होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में लिया है कॉमन नॉर्मल की ओर, इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, तो ये -V हो जाएगा। U2 मेरा ये इनिशियल ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में आ गया, और ये V0 है, राइट? तो मेरे पास एक तीसरा इक्वेशन आ गया, वो क्या आ गया? तो VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू रूट टू, है ना, 2√2 माइनस V जो है ये V0 के इक्वल है। इसको भी हम लोग अलग से लिख लेते हैं, राइट? जो तीसरा इक्वेशन मेरे पास आया वो आया कि VCM, है ना, प्लस ओमेगा एल बाई टू रूट टू, है ना, माइनस V इज इक्वल टू V0। ठीक है? तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया। तो ये सब का हमें ध्यान रखना है। अब हमें सॉल्व करना। अब क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व अब कैसे करें हम, है ना? तो सॉल्व भी थोड़ा सा ध्यान से रखना, मतलब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अदरवाइज सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप देखो ठीक से, ये जो थर्ड इक्वेशन मेरे पास आया है, तो क्यों ना हम जैसे आप देखो VCM, आप अगर ये वैल्यू VCM का वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ये आ जाएगा V0 माइनस V बाई टू, यहाँ पे रख दो, और ओमेगा एल बाई टू जो यहाँ से आ रहा है V0 माइनस V, इसको यहाँ पे रख दो। तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा इक्वेशन V और V0 के टर्म में आ जाएगा। तो मेरा V0 के टर्म में डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद सारा पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना? तो सॉल्व भी सही तरीके से करना है। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन का तरीका भी मैटर करता है। ऐसा भी हो सकता है तरीका जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे, और ऐसा भी कोई फास्ट तरीका होता है जिसमें जल्दी हो जाए कैलकुलेशन, राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो VCM आएगा V0 माइनस V बाई टू, वो यहाँ रखते हैं। ठीक है? तो ये आ जाएगा V0, है ना, V0 माइनस V बाई टू। ठीक है? ये हो गया, प्लस ओमेगा एल बाई टू रूट टू है, तो ओमेगा एल बाई टू जो होगा यहाँ से आ जाएगा V0 माइनस V बाई टू रूट टू, तो ये आ जाएगा V0 माइनस V बाई टू रूट टू, और पहले से यहाँ पे रूट टू है। ये बेसिकली ये जो है ओमेगा एल बाई टू का वैल्यू है, पहले से यहाँ पे रूट टू है, वो हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस V इज इक्वल टू V0। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेना सिंपली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? V0 बाई टू माइनस V बाई टू, और ये V0 बाई फोर आ गया, माइनस V बाई फोर आ गया, राइट? माइनस V मेरा V0 के इक्वल आ गया। अब इसको रीअरेंज कर ले हम लोग, है ना? तो ऐसा करते हैं, V0 को इधर ले आते हैं, ये सबको राइट साइड, B वाले को उधर ले जाते हैं। तो ये V0 बाई टू, V0 बाई फोर, और ये इसको इकट्ठा ले आते हैं। तो V0 बाई टू प्लस V0 बाई फोर, है ना, माइनस V0, दिस वुड बी V बाई टू प्लस V बाई फोर प्लस V। तो ये आ जाएगा 3V0 बाई फोर माइनस V0, और ये आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू टू करें 3V बाई फोर, तो 7V बाई फोर आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा माइनस V0 बाई सेवन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी हमने V इधर लिया था वो एक्चुअली बैकवर्ड है, और उसका वैल्यू कितना होगा? V0 बाई सेवन होगा। हालांकि हमने इक्वेशन जो लिखा है इधर लेके ही लिखा है, बट हमारे पास ऑटोमेटिकली साइन ये बता देता है कि इसका वेलोसिटी का बैकवर्ड होगा। ठीक है ना? तो V मेरा V0 बाई सेवन है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C जो है ये मेरा मैच कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज जस्ट आफ्टर कूलिंग V0 बाई सेवन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे जैसे लेट से और भी पैरामीटर निकाल लेते हैं। जैसे मेरे पास V मेरा माइनस V0 बाई सेवन आ गया, तो हम लोग VCM बता सकते हैं, राइट? तो VCM यहाँ से कितना आ जाएगा? VCM होगा V0 माइनस V बाई टू,
तो वी नॉट माइनस, और इसको इसी के फॉर्म में रखना, ये ध्यान रखना क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी फॉर्म में छोड़ देना, राइट। तो ये 7 वी नॉट, और ये कितना आ जाएगा, v हमने रख दिया माइनस वी नॉट बाई 7/2, तो VCM मेरा वी नॉट माइनस वी बाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 वी नॉट बाई 14, या आप इसको क्या कह सकते हो, 4 वी नॉट बाई 7, राइट, 4 वी नॉट बाई 7। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी मैच कर गया, VCM जो है 4 वी नॉट बाई 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ओमेगा निकालने की कोशिश करते हैं, तो ओमेगा आप देख सकते हो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से, नहीं, तो ओमेगा मेरा यहाँ से कितना था, एल ओमेगा बाई 2 जो था मेरा, ये था वी नॉट माइनस वी बाई 2√2, करेक्ट। यहाँ से अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो वी नॉट माइनस अगेन जो एक्चुअल फॉर्म था माइनस वी नॉट बाई 7, इसी में रखना है आपको, ठीक है ना, बाई 2√2। तो ये कितना आ जाएगा, 8 वी नॉट बाई 14√2, है ना, ये मेरा एल ओमेगा बाई 2 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा का जो वैल्यू हमारे पास आया, राइट, और इसमें क्या छूट गया हमारा, हाँ यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो ये ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो ये मेरा आ गया 14√2, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास, इधर ये 16 आ जाएगा, तो 16/14√2, है ना, और ये वी नॉट बाई एल, आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 वी नॉट बाई 7√2L, नहीं, और इसको आप फिर फर्दर आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऑफकोर्स इसको 2 × 4 लिख दो, ये 4√2 वी नॉट बाई 7L आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स कैपिटल एल है यहाँ पे, है ना, तो 4√2 वी नॉट बाई 7L। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए भी मेरे पास सही आ गया, ठीक है ना। अब है जो लास्ट हमारा ऑप्शन है कि जो इम्पल्स जो प्रोवाइड होगा रॉड को ऑन पार्टिकल बी ड्यूरिंग कोलिजन वो कितना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा हमें, है ना, कि हम जब इम्पल्स निकाल रहे हैं हमें क्या बताना, इम्पल्स इम्पल्स पहले कैसे काम कर रहा होगा इसको भी समझते हैं, राइट। तो जब कोलिजन हो के बाद क्या हो रहा हो, जस्ट कोलिजन के टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो, तो जैसे मैंने बताया था कि सी पे इधर इम्पल्स काम करेगा, बी पे इधर काम करेगा, इसके अलावा ये क्योंकि रॉड से कनेक्टेड है, ये इसको इम्पल्स, ये इस दोनों के बीच में भी इम्पल्स काम करेगी, रॉड से कनेक्टेड है तो इस पे इम्पल्स जो होगा कुछ I1 इधर काम करेगा, और इसके रिस्पॉन्स पे इस पे जो काम करेगा I1 इधर काम करेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बी पे जो इम्पल्स होगा वो उतना ही होगा जितना ए पे इम्पल्स होगा। अब ए का वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए, जैसे आप देखो तो VCM ऐसे था और ओमेगा हमारा उल्टे डायरेक्शन था, ऐसा था, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, VCM इधर आ गया, है ना, और रोटेशन की वजह से आप देखो तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इधर, इस लाइन के नॉर्मल होगा, नहीं, इस लाइन के अगर नॉर्मल देखें, है ना, हाँ, इस लाइन के नॉर्मल तो इस तरफ होगा। तो जब आप इसका इम्पल्स लिखोगे डेफिनेटली तो हमें जो मतलब होगा, क्योंकि ये इस तरफ है, राइट, इस तरफ है, VCM वाला जो पार्ट है इसका इस तरफ है, ठीक है। तो जब आप इधर लिखोगे तो इस वाले कंपोनेंट का ओमेगा इंटू L/2 वाले कंपोनेंट का कोई भी मतलब इस वाले पार्ट का कोई भी कंपोनेंट इसके डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन में नहीं आएगा, जो भी आएगा VCM वाला कंपोनेंट आएगा I1 के डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो है बी पे I1 है उतना ही ए पे भी काम करेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि जो I1 होगा m इंटू VCM इंटू कॉस 45 डिग्री, है ना, और इनिशियली ये रेस्ट में था, इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं m/√2 इंटू VCM हो जाएगा, है ना। और VCM का जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी पता है, VCM हमने कितना निकाला था, VCM जो था हमारा 4v0/7 था, ये रख दो यहाँ पर 4v0/7। तो आप देख सकते हो कि 2√2 mv0/7 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन डी भी सही आ गया, ठीक है। सो हमने नोटिस क्या किया कि यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही आया, ठीक है। सो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। पहला तो आपका कंबाइंड मोशन का जो होता है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है ना,
लाइन ऑफ जो हमारा कोलिजन होता है, जो कॉमन नॉर्मल होता है, उसी डायरेक्शन में हमें यूज़ करना है, राइट। और हम लोग जब भी लिखते हैं कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इस पॉइंट का जो वेलोसिटी, जो पॉइंट ऑफ कोलिजन होता है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, है ना, किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं लिखते हैं। तो इस पॉइंट का कितना वेलोसिटी और कंबाइंड मोशन की वजह से वो हमने निकाला, ठीक है ना। कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया पूरे सिस्टम के लिए, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगाया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसका बेनिफिट था, उससे फ़ायदा हमें क्या हो रहा था कि जो हमारा एमआरसीएम क्रॉस वीसीएम वाला पार्ट था वो भी ज़ीरो हो रहा था, हालांकि वो जो पॉइंट था सेंटर ऑफ मास के नीचे ग्राउंड पे था, राइट। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम था ये कंबाइंड मोशन पे बेस्ड, जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।